सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.वाई बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग टाइप्स ऑफ लाइंस एंड कर्व देखेंगे। जो बचे हुए हमारे थे जो नॉन लीनियर फंक्शन के जो थे उनको आज हम लोग देखेंगे। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये तीनों टाइप्स देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लो वीडियो को, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो। एंड देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, इतने सारे बार हमने देख लिया है। नॉन लीनियर फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होते हैं जिनके जो लाइन होते हैं, जिनके जो कर्व होते हैं वो सीधे नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि जो स्ट्रेट नहीं होते उन्हीं को हम नॉन लीनियर फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनी ऑफ द इक्वेशन जो रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो नॉन लीनियर होते हैं नेचर में, मतलब वो आड़े टेढ़े होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, ये सारे कुछ मतलब फंक्शन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लाइन रहता है वो मतलब कर्व होता है, मतलब थोड़ा उसमें कर्वेचर रहता है, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे घुमा हुआ रहेगा, वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो नॉन लीनियर इक्वेशन जो रहते हैं डेट आर ग्राफेड एज कर्व लाइन और लाइन विद अ कर्वेचर, मतलब कि आप कह सकते हो नॉन लीनियर इक्वेशन जो रहते हैं, उस नॉन लीनियर इक्वेशन वो मतलब इक्वेशन होते हैं जहाँ पर जो ग्राफ के अंदर जो कर्व होते हैं, जो लाइन होते हैं, उनके अंदर कुछ कर्वेचर होता है, मतलब ऐसे घूमे हुए रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो नॉन लीनियर कर्व कैन टेक डिफरेंट शेप, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे कोई यू शेप का रहेगा, कोई उल्ट मतलब कोई यू शेप का रहेगा, ऐसे यू शेप का रहेगा, कोई उल्टा यू रहेगा, कोई ऐसे एस शेप में भी रह सकता है। ऐसे अलग अलग शेप के बन सकते हैं अपने कर्वेचर। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नॉन लीनियर फंक्शन दे रिप्रेजेंट, ठीक है, कि वो जिस लीनियर फंक्शन से वो रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से शेप के बनेंगे। तो द स्लोप ऑफ नॉन लीनियर कर्व डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द कर्व। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो, एक लीनियर फंक्शन में जो स्लोप होता है वो हमेशा एक ही होता है। मतलब क्या कि m इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, ये 45 डिग्री वाला है, तो इसका स्लोप एक ही रहेगा हर बार। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो इसका स्लोप हमेशा 1 ही रहेगा। बट नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्लोप जो रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। आप मतलब आपका कर्व अभी ऊपर जा रहा है तो फिर कभी नीचे जा रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनता है। तो यहाँ पर आपका स्लोप कभी m1 था तो यहाँ पर दूसरा बन जाएगा, यहाँ पर स्लोप अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप यहाँ पर चेंज होते जाता है। ठीक है, एक ही मतलब स्लोप नहीं रह जाता है, बार बार चेंज होते जाता है पॉइंट टू पॉइंट। तो नॉन लीनियर कर्व हैज़ 2 और मोर डिग्रीज, दैट इज द वेरिएबल इज राइजेड ओनली बाय टू द पावर 2 और मोर। मतलब क्या, अब यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही है कि देखो, आपका जो नॉन लीनियर फंक्शन होता है उसमें ज़रूरी है कि आपके जो नॉन लीनियर फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो है, यानी उसका जो एक्सपोनेंट होता है, यानी जो उसके ऊपर पावर में जो रहता है वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे स्क्वायर में वो होना चाहिए, या फिर क्यूब में, या फिर मतलब फोर्थ क्यूब, फोर्थ स्क्वायर, ऐसे किसी भी 2 से मतलब 1 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ऊपर रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर 1 का वैल्यू रहता है, जैसे अगर मान लो ऐसा रह गया 2 इक्वल टू ऐसे, तो ऐसे टाइम पर क्योंकि ये 1 है तो ये तो एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो लीनियर फंक्शन में तो स्ट्रेट लाइन रहता है, तो इसको छोड़कर अगर मान लो यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है तभी जाकर एक नॉन लीनियर फंक्शन बनेगा। तो नॉन लीनियर के लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक्सपोनेंट मतलब पावर में रहना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर, तभी जाकर वो नॉन लीनियर फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पर बताए गए अलग अलग टाइप्स के जो हमारे नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, नॉन लीनियर कर्व जो होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहला है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसके बारे में हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है। नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है। अभी हम लोग सिर्फ आगे चलते जाएंगे क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। फिर भी मैं तो आपको थोड़ा बेसिक वापस से बता दूंगा कि देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है 10वीं 11वीं में। कि इसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि आपका कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब आपका जो फॉर्मूला रहता है इस तरीके से रहता है, एंड उसमें एक जो आपका वैल्यू रहता है उसके ऊपर स्क्वायर रहता है। ठीक है, इस तरीके से था y इक्वल टू 1 + 2x + 3x²। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, देखो कि नॉर्मली ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो मतलब ग्राफ रहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसके ग्राफ जो रहते हैं वो यू शेप में बनते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से बनता है, या तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा या तो आपका ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो +3 है ना, मतलब यानी कि ये जो c की जो वैल्यू, मतलब मान लो जैसे ये a है, ये b है और ये c है, तो ये जो c की वैल्यू है ये मतलब अगर प्लस में रहती है
तो आपका u जो रहेगा ऐसे बनेगा, और अगर ये माइनस में रहता है तो आपका u जो रहेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है बस। और एक और चीज़ कि यहाँ पर ये जो c रहेगा उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज़ीरो रहेगी तो ये फिर एक्स स्क्वायर हट जाएगा एंड देन फिर ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो इसलिए कभी भी इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। This function relationship obtained whenever the independent variable is raised to the second power, यानी कि अगर उसके पास स्क्वायर रह जाता है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यानी x के ऊपर अगर हम स्क्वायर का पावर दे दें तो ऐसे टाइम पर ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है, ठीक है, एज वेल एज द फर्स्ट पावर। ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सप्रेसेड बाय पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप का मतलब होता है ऐसे शेप जो होते हैं उसको पैराबोलिक शेप बोला जाता है। तो पैराबोलिक शेप के रूप में ही हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दिखाते हैं। द पैराबोला एक्चुअल शेप एंड प्लेसमेंट ऑन द ग्राफ डिपेंड ऑन द वैल्यू एंड द साइन ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट टर्म। मतलब क्या कि अब ये जो पैराबोला शेप के जो मतलब ग्राफ के अंदर बनेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो वैल्यू है वेरिएबल्स के वो कौन से हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव। मतलब क्या कि वो ऐसे भी बन सकता है, मतलब नेगेटिव में भी जा सकता है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी जा सकता है, ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, ऐसे भी बन सकता है, मतलब कैसे भी बन सकता है। तो वो डिपेंड करेगा वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर दो प्रकार के कर्व बन सकते हैं, एक यू शेप में बन सकता है और एक इन्वर्टेड यू में बन सकता है, यानी एक तो ऐसे बनेगा नहीं तो एक ऐसे बनेगा। यही दो तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर्व बनेंगे ही सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपका जो कोएफिशिएंट c जो है, यानी कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई होता है नंबर, उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो आपका ये जो c है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो सी एक्स स्क्वायर के आगे जो c है, ये जो c है अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ऐसे टाइम पर आपका यू शेप का बनेगा, और अगर ये नेगेटिव रहता है तो फिर इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं पढ़ा हुआ तो वहाँ से पढ़ लो, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो कि कैसे बनता है ये कर्व उल्टा और सीधा, मतलब उल्टा यू और सीधा यू। जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखो एवरेज, मतलब यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे एवरेज टोटल कॉस्ट जो रहता है उसका जो कर्व होता है वो यू जैसा बनता है, ठीक है। अब यू जैसा कैसे बनता है, जैसे अगर इसकी वैल्यू को देखें, देखो कोई भी चीज़ आप बनाते हो, जैसे अगर मैं बताऊं आप समोसा बनाना चाहते हो, ठीक है, आप समोसा बनाना चाहते हो। अब देखो आप दुकान से खरीदोगे 10 रुपये पड़ेगा, बट आप सोचते हो एक काम करता हूँ मैं घर पे बनाता हूँ, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सिर्फ एक समोसा बनाने बैठोगे तो क्या आपको सिर्फ 5 रुपया लगेगा या फिर उससे कम लगेगा? नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। क्यों? आप गैस चालू करोगे, आपको तेल लगेगा, कम से कम आधा लीटर 1 पाव तो तेल डालोगे ना गैस में, तो उतना पैसा लगेगा। तो वहाँ पर हो सकता है आपकी वैल्यू जो है एक समोसा बनाने को बहुत ज़्यादा हो जाए। हो सकता है मान लो आपको एक समोसा बनाने के लिए जो है 30 रुपया लग गया, ठीक है। तो ये एक समोसा बनाने के लिए 30 रुपया लग गया, ठीक है। बट अब आपने क्या सोचा, एक काम करता हूँ मैं अब 10 समोसा बनाता हूँ, ठीक है। अब देखोगे आप, क्योंकि आपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, अब स्टार्टिंग में आपको बहुत खर्चा लगा था, बट अब क्योंकि आपके पास पहले से वो सारी चीज़ें हैं तो अब आपको खर्चा कम लगे। हो सकता है अब 10 समोसा बनाने के लिए आपको सिर्फ हो सकता है मान लो 35 रुपये ही लगे, हो सकता है, क्योंकि आपको एडिशनली थोड़ी चीज़ें तो डालनी है, बस आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि तेल तो उतना ही लगेगा बस, क्योंकि एक ही तेल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही गैस को आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही जो चूल्हा है उसको काफ़ी देर तक आप इस्तेमाल करोगे। तो स्टार्टिंग में बस खर्चा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर यही टोटल एवरेज कॉस्ट का यही रहता है कि स्टार्टिंग में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, बट जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाते जाओगे, क्वांटिटी को, प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। बट जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अब ये कैपेसिटी को पार कर लेता है, जैसे आप मान लो आप 100 समोसा बना रहे हो और आपको खर्चा लग रहा है अब 200 रुपया, अब इसके ऊपर आप बनाओगे तो अब एक्स्ट्रा आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक एक्स्ट्रा चूल्हा लाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको गैस बाटला नया लाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका फिर से खर्चा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही इस तरीके से ग्राफ इसका फिर यू बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो अब देखो ये इन्वर्टेड यू वाला शेप वाला जो अपना ग्राफ है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये अपना टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल रिवेन्यू वाला है, उसका एग्जांपल देके यहाँ पर समझाता हूँ आपको। तो देखो जैसे टोटल रिवेन्यू कैसे निकलता है, तो टोटल रिवेन्यू निकलता है प्राइस और क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रिवेन्यू निकलता है, ठीक है। एंड अगर ये मान लो क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम होते जाएगा, ओके, नेगेटिव में रहता है इसलिए। तो देखो अब होता क्या है यहाँ पर, अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में तो प्राइस ज़ीरो रहेगी, क्वांटिटी भी ज़ीरो रहेगी आपके पास। अब प्राइस को मान लो 10 हो जाती है, ठीक है। तो आप क्वांटिटी कितना बेच पाते हो, एक ही बेच पाते हो, लोग एक ही खरीद के जाते हैं। अब होता है कि प्राइस जो है आपकी 9 रुपया हो गई, ठीक है। अब लोग जो है वो 2 खरीद के जा रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 जा 10 आएगा, यानी कि इस टाइम पर आप 10, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो 9 2 जा
18 आएगा, ठीक है। तो 18 आपका टोटल रेवेन्यू हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम पे आप प्राइस को और कम करते हो, 8 रुपये कर देते हो। अब यहाँ पर आपकी सेल 3 हो जाती है, ठीक है, 3 क्वांटिटी होती है। अब इसको करोगे 8 3 जा, तो यहाँ पर और बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू 24 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते अगर मान लो एक पॉइंट पे आ जाता है यहाँ पर कि अब आपकी वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू जो है अब वो 9 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है, इस तरीके से समझो। तो अब क्या होगा, आपकी देखो आपने 2 रुपये आप कर दिया और लोग 9 खरीद के जा रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18 आ रहा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 थी, यानी नीचे थी एकदम, ठीक है, एकदम नीचे थी। मतलब ऐसे यहाँ पर बना के दिखा, तो स्टार्टिंग में 0 थी, एकदम नीचे थी। देन 10 से ऊपर गई, फिर 18 से और ऊपर गई, फिर 24 से और ऊपर गई, फिर वापस ये धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद वापस से नीचे आने लग गई। और देखोगे 18 पे नीचे आ गई, और जिस पॉइंट पे मैं अगर इसको 1 रुपया कर दूंगा तो वापस ये 10 पे आ जाएगी, और फिर जिस पॉइंट पे ये 0 रुपया कर दूंगा तो वहाँ पर मतलब एकदम ये नीचे पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो इन्वर्टेड में इस तरीके से ऊपर से नीचे जाता रहता है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का इस तरीके से कर्व बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके से कर्व बनते हैं, ऐसे यू शेप में। दूसरा होता है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। यानी क्या कि अब दूसरा लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब मान लो जैसे कोई ऐसा डाटा है जिसके अंदर हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर डाटा है जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है, जैसे किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ अचानक से बहुत ज़्यादा हो रही है, रहता है ना कि एक बैक्टीरिया है, उसने 1 से 2 कर लिया, फिर 2 से 4 कर लिया, ठीक है, 2 से 4 कर लिया, फिर 4 से 8 कर लिया, फिर 8 से ऐसे 8 8 16 कर दिया, फिर 16 से ऐसे डबल करते गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ऐसे जो ग्रोथ होती है, इसको समझने के लिए हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से। तो इसका जो इक्वेशन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, मैंने आपको बताया y = a × b का, और पावर में इसके कोई स्क्वायर क्यूब नहीं रहता है, इसके पावर में जो रहता है वो x खुद रहता है, ठीक है। तो यानी क्या कि अगर x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी क्या, जैसे मान लो स्टार्टिंग में x 0 था, तो यहाँ पर अगर मान लो अपना वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 0 रहेगा। मतलब देखो कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 मिल जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है, पावर में 1 आ जाता है, तो वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी एक ही बार में डबल हो गया। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू अब 2 आ गई, ठीक है, पहले 1 थी तो 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब x की वैल्यू 2 हमने कर दी, यहाँ पर देखोगे तो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक ही बार में वापस डबल हो गया। फिर अब x की वैल्यू अगर हम लोग 3 कर देंगे, तो यहाँ पर देखोगे तो अब 2 का क्यूब आएगा, तो 8 आएगा, एक ही बार में और ऊपर हो गया, ठीक है, इतना ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे एकदम ऊपर ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पर मेन बात रहता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए बोला जाता है कि ये जो इक्वेशन होता है इसके एक्सपोनेंट में ही x होता है, ठीक है, मतलब जो नंबर है उसके एक्सपोनेंट में x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर अ फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर प्रिवलेंट इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ और डीके एट अ कांस्टेंट परसेंटेज रेट, ठीक है, कि एक परसेंटेज रेट में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे डबल से बढ़ते जा रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 गुने से बढ़ते जाते हैं, अगर 4 रहता तो 4 गुने से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज रेट के हिसाब से हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो जो भी पॉपुलेशन या फिर कोई भी ग्रोथ या फिर किसी भी चीज़ का डीके जो होता है, डीके का मतलब ख़त्म होती जाती है चीज़ें परसेंटेज में रेट के हिसाब से, तो उसको स्टडी करना ईजी हो जाता है इस फंक्शन के मदद से, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा और एक ही बार में ऊपर चला जाएगा, बूम, ओके। तो द population size and compound interest can be modeled using an exponential growth function. It may take the general form of y = a × b का ऊपर पावर में रहेगा x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन मतलब ये होता है अपना, आपने देखा होगा क्यूबिक जैसे स्क्वायर, अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है कि जो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट जो पावर रहता है वेरिएबल के x के ऊपर वो 2 होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट 3 रहता है, ठीक है। यहाँ पर साइड में 3 लिख दिया गया गलती से, नहीं तो ऐसे रहता है dx = पावर में 3 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 रहता है। इसका इक्वेशन में क्या होता है कि बस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही रहता है कि a + bx + cx², बस प्लस करके यहाँ पर एक और आ जाता है जो कि होता है dx³, ठीक है। तो ये अपना क्यूबिक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर ग्राफ कैसे बनता है, तो देखो ये जो क्यूबिक फंक्शन होता है इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ एस शेप में, ठीक है, ऐसे एस शेप में बनता है ग्राफ इस तरीके से। तो इसी को हम क्यूबिक फंक्शन का बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है
उसका ग्राफ किससे बनता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसा जैसे मैंने समोसा का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को देखें कि देखो, अब जैसे स्टार्ट देखो कोई भी चीज़ का हम खर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ का हम लोग खर्चा करते हैं तो स्टार्टिंग में वो चीज़ें जो रहती है, खर्चे जो रहती है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती है, ठीक है, स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा लगता है, बट एक टाइम पे जो रहता है वो खर्चा कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्शन है और जो खर्चा है वो इक्वल हो जाता है, तो हमें खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है, बट वापस से एक पॉइंट ऐसा आता है, वापस से खर्चा वापस से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एस शेप में ग्राफ बन जाता है अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो आपको चाहिए रहता है इस तरीके से टोटल कॉस्ट रहता है इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना वो कांस्टेंट फंक्शन में, कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एकदम सेम रहता है, तो इस तरीके से आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। जब दोनों को मिलाकर करोगे तो एक नया कर्व बनता है जो कि होता है अपना टोटल कॉस्ट का कर्व होता है, ठीक है, मतलब दोनों को मिला दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटल कॉस्ट का मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी एस शेप में ही रहता है, ठीक है। तो द कॉमन क्यूबिक फंक्शन टोटल कॉस्ट फंक्शन इन विच जो कोफिशिएंट रहता है वो सी रहता है, नेगेटिव में रहता है, और क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन इज स्पेसिफाइड एज टी सी, जो अपना टोटल कॉस्ट है, इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू माइनस जो सी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू क्यूब, ठीक है, ये क्यू क्या है तो अपना ये आउटपुट है, प्रोडक्शन है, ठीक है। इट गिव राइज टू एन एस शेप टोटल कॉस्ट फंक्शन का मतलब एस शेप में देता है, ऐसे एस शेप में बनता है अपना कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल दिए गए, जैसे टोटल प्रोडक्टिव जो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हो सकता है, या फिर टोटल जो यूनिट ऑफ लेबर है उसका भी आप बना सकते हो ऐसे कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे दो और एग्जांपल दिए, टोटल प्रोडक्शन का कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व दिया गया है, तो ये भी एस शेप में ही बनते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यूबिक जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे जो अपना कर्व बनता है वो एस शेप में बनता है, ठीक है। आपको पेपर में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिखोगे चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखने का नहीं रहेगा, बस इतना लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, एंड देन आप इतना बस बता दो कि यहाँ पर जो कर्व होता है वो एस शेप में बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, देखो आपको पता होगा, आपने लॉग पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा लॉग, ठीक है। लॉगरिथमिक में इसमें होता क्या है कि अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ए प्लस ए इंटू बी का ऊपर पावर में एक्स होता है, ठीक है। अब देखो लॉग में क्या होता है कि लॉग क्या करता है कि जो पावर में रहता है उसको नीचे ले लेता है, लॉग एक्स ले लेता है, ठीक है, जैसे बी फिर लॉग एक्स आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये जो एक्स पावर में था उसको नीचे लेके आकर आराम से सॉल्व कर सकते हो एक नॉर्मल एक कर्व बनाकर, ठीक। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाले में कि यहाँ पर जो कर्व होता है वो कुछ ऐसे बनता है, ऊपर की तरफ जाता है, बट अगर हम नहीं चाहते कि उतना मेहनत करें तो हम इस तरीके से वो जो एक्सपोनेंशियल वाला था उसी को कन्वर्ट करके लॉग में भी बना सकते हैं, एंड देन एक नॉर्मल सा आपके पास इक्वेशन आ जाएगा जिसको आप सॉल्व करके एक कर्व बना सकते हो अपने एक ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी उस सेम काम के लिए ही रहता है, यहाँ पर भी हम जो रहता है जो कंपाउंडिंग रहता है या फिर जो कंटिन्यूस जो चेंजेस आते जाते अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ऐसे वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पावर में बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वाई इक्वल टू ए प्लस 3 और पावर में मान लो 1634, अब इतना बड़ा आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसको क्या करते हैं लॉग में लेकर इसको नीचे ले लेते हो, ठीक है, और देन सॉल्व करोगे तो आपको आसान पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रहते हैं मतलब जो बहुत डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको ईजिली सॉल्व करते हैं, समराइज़ करके चेंजेस को समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लॉग ऑफ स्टॉक प्राइस के दिए गए, उसका एग्जांपल दिया गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रेसिप्रोकल फंक्शन का, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल मींस एन इनवर्स नंबर और वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पे जो कर्व बनता है उसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये आधा ही कर्व है, इसका एक और होता है, अगर आप पूरा कर्व देखोगे हाइपरबोला का तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो ये तो अब देखो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये 1:1 बन जाता है एकदम बराबर, तो यहाँ पर 1 आ जाता है, बट अब इसका उल्टा आपको करने का, यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1x, देखो अगर इस तरीके से देखो y की वैल्यू x है यहाँ पर इस टाइम पर, तो हमें क्या करना है y की वैल्यू को उल्टा करना है, यानी कि y को नीचे लेके आने का और 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
तो उसको उल्टा करने के लिए हम इसके अपोजिट साइड वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें जाते हैं और यहाँ पर एक कर्व बनता है जो कि होता है y = 1/x। ठीक है, तो ये अपना ये ऐसे जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन का जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो इसको हाइपरबोला बोला जाता है। तो रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ और वैल्यू इफ क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, द ग्राफ इज अ हाइपरबोला। तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि मतलब y से ये 1 जो है ये इनवर्स होगा, उल्टा होगा, तो ऐसे टाइम पर इसको ऐसे जो ग्राफ होगा उसका जो कर्व बनेगा उसको हाइपरबोला बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टाइप्स ऑफ लाइन एंड कर्व जो रहते हैं इकोनॉमिक्स के वो फिनिश हो जाते हैं। तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त लोगों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप लोग ले सकते हो। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।